नमस्कार दोस्तों, राम राम स्वागत है आपका। जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा, आरएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं इस पे नोटिफिकेशन में क्या क्या है ये मैं बता चुका हूँ एक वीडियो के थ्रू। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में हम कुछ थोड़ा सा डिटेल्ड में देख लेंगे कि कौन कौन सी विषय से कौन कौन से सवाल, कितने नंबर, कितने सवाल आए हैं पुराने ईयर्स में, यानी 2013 में और 2016 में, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है। उसके अलावा बुक्स का मैं वैसे तो अलग से दिल से दिल तक एपिसोड 2 में बता चुका हूँ, पर जल्दी से यहाँ पे अलग अलग बुक्स बता दूंगा। लेकिन मैं बुक्स ज़्यादा बताता नहीं हूँ, फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है बुक्स के बारे में। आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो मैं बुक्स बता दूंगा। और उसके बाद में मैं आपके और हमारे बीच के कुछ जो बातें हैं, आपके जो कमेंट आए हैं अच्छे अच्छे, उन्हें आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अपना आरपीएससी का आरएएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2 अप्रैल को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। अगर 1 अप्रैल को जारी करते तो मैं उसे अप्रैल फूल मानता, क्योंकि आरपीएससी वालों का कोई भरोसा नहीं है कब एग्जाम कराएं, कब नोटिफिकेशन जारी करें। पिछले 10 महीनों से यही बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 2 अप्रैल को शायद आरपीएससी को भी पता था, लोग 1 अप्रैल को अगर जारी कर भी देंगे तो उसे अप्रैल फूल मान लेंगे और सही नहीं मानेंगे उसे। लेकिन 2 अप्रैल को जारी किया है तो ओरिजिनली में सच में आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया है, ठीक है। और जो अपने फॉर्म भरे जाएंगे वो 12 अप्रैल से शुरू होंगे और 11 मई तक, यानी 1 महीने का टाइम रहेगा। और ये मेरे हिसाब से कम 4 महीने बाद में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कम से कम 4 महीने में। क्योंकि मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में 1 महीना पहले एडमिट कार्ड निकाले जाते हैं, तो बीच में 1 महीना 1.5 महीने का प्रोसेसिंग टाइम रहेगी अपनी आरपीएससी के पास में। तो 4 महीने यानी अगस्त के आसपास में ही आरपीएससी आरएएस का प्रीलिम्स एग्जाम कराएगी। और बाकी इसके साथ साथ में अपना एसआई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, राजस्थान एसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, बाकी अपने हिसाब से देख लेना, नोटिफिकेशन आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लेना। तो आज के इस दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 4 में, आज के इस दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 4 में मैं आरएएस 2013 और 2016 में जो प्रमुख प्रमुख सब्जेक्ट्स हैं उनसे कितने कितने क्वेश्चन आए इस पर डिस्कस कर लेता हूं। बाकी आपको कट ऑफ तो पता ही होगा, 2013 की जो कट ऑफ थी 200 में से 60 नंबर पे थी, 2016 में जो कट ऑफ थी वो 80 नंबर पे थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चल रहा हूँ आरएस 2013, और आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। देखो सब्जेक्ट है इधर की साइड में, और एक साइड में आरएस 2013 के जो एग्जाम था वो 2 बार हुआ था। एक बार तो लीक हो गया था, उसके बाद में दोबारा से 2 साल बाद हुआ था। फिक्स 2 साल हो गए हैं। 26 नवंबर 26 अक्टूबर 2013 में हुआ था, उसके बाद में 31 अक्टूबर 2015 में हुआ था। 2 साल बाद में वही एग्जाम हुआ था। और उसके बाद में अपना आरएस 2016 का जो एग्जाम है वो 26 अगस्त 2016 में हुआ था। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथ रीजनिंग की। मैथ के 5 सवाल आए थे 2013 वाले पहले पेपर में, और रीजनिंग के 14 सवाल यानी 19। 2013 का जो दूसरा पेपर हुआ, मैथ के 8 और रीजनिंग के 17, तो यानी 25। और अगर 2016 की बात करें तो उसमें 10 और 11 यानी 21 सवाल आए। तो मैथ रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये मैथ साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक्चुअली में ये बहुत आसान मैथ रीजनिंग आती है, क्लास 10th लेवल की। नॉर्मल अगर आपने 10th क्लास तक ठीक ठाक अगर मैथ पढ़ी है तो आप 20 में से 18 17 तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा बहुत विवाद भी चल रहा था, शायद आरपीएससी सिलेबस चेंज कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे अभी तक तो आरपीएससी के लक्षणों से लगा नहीं है कि वो सिलेबस चेंज करने वाले हैं। आगे बात कर लें जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में नॉर्मल कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जीके जैसे बोल सकते हो आप। वो 2013 के पहले पेपर में 18 थे, दूसरे पेपर में 13, और 2016 के पेपर में 11 थे। करंट अफेयर्स में नॉर्मली 2 तरीका के होते हैं, एक तो मिसलेनियस यानी विविध पूछे जाते हैं, और दूसरा होता है स्पोर्ट का। स्पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाला था करंट अफेयर्स में आरएएस लेवल के एग्जाम में। आरएएस लेवल पता नहीं क्यों करंट अफेयर्स में स्पोर्ट का इतना महत्व देते हैं, बाकी आईएएस लेवल के एग्जाम में प्री में कहीं कोई स्पोर्ट का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें मिसलेनियस जो है 2013 वाले में 12 और स्पोर्ट या 5, तो एक कुल मिला के करंट अफेयर्स का 17 हुआ। उसके अलावा आरएएस 13 का जो दूसरा पेपर था 11 और 5 यानी 16 हुए, और आरएएस 2016 में 14 और 7 यानी 21 हुए। तो 21 अपना मैथ रीडिंग का हुआ, 11 अपना जनरल स्टडीज का हुआ 2016 में, और करंट अफेयर्स का भी 21 हो गया। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। राजस्थान और इंडिया, इंडिया का ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडिया का ही पूछा जाएगा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें 2013 वाले में 4 और 16 थे, 2013 के दूसरे पेपर में 6 और 12 थे यानी 18, और 2016 का जो पेपर था 8 और 12 थे। मैं अपनी पॉलिटी लेक्चर सीरीज शुरू कर चुका हूं, और उसमें अपने पॉलिटी क्रैश कोर्स के 2 लेक्चर डाल चुका हूं 1.5 घंटे के। और मैंने आपसे उसमें बोला था कि आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, उनमें से ही 70 से 80% सवाल मिल जाएंगे। आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उनमें से ही सॉल्व कर लोगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। एक पार्ट और रह गया है, मैं वो डाल दूंगा। तो पॉलिटी के करीब करीब 20 सवाल आएंगे। 20 में से मेरे वो 3 लेक्चर देखने के बाद में ही आप 15 सवाल सॉल्व कर लोगे, भले ही आपने पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है।
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है, पहला लेक्चर डाल दिया है। पहले तो मैं जीडीपी और इन्फ्लेशन का रैंडम टॉपिक डाल चुका था, अब मैं उसे लेक्चर सीरीज के हिसाब से शुरू कर दिया है, यानी एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स से शुरू किया है, और बाकी 20 के आसपास में उसमें लेक्चर रहेंगे। मेरा इकोनॉमिक्स का ये है, पहले मैं पर टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावलियां बताता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कठिन शब्दावली होती है, आपने सुना नहीं होगा इकोनॉमिक्स के बारे में, पहली बार सुन रहे होंगे शब्दों को, तो वो पहले शब्दावली का मतलब बताना होता है, फिर उसके बाद में लेक्चर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो इकोनॉमिक्स राजस्थान की और इंडिया की हो सकती है। तो 2013 में 6 और 12 यानी 18 हुए थे, दूसरा पेपर में 2 और 8 यानी 10 हुए थे, और 2016 में 7 और 8 यानी 15। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा रोल निभाने लग जाता है। इसमें राजस्थान का भी 7 नंबर का इकोनॉमिक्स आया, तो राजस्थान की ये देखना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी जो है इसमें 3 तरीके की है, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड के साथ में फिजिकल भी शामिल हो जाती है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो निभा रही है 2016 के अनुसार, वो अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी ने रोल निभा रही है। देखिए 2013 के पहले पेपर में 18, 8 और 7 1, 18, 8 और 1 यानी 27 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से आए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की अपनी फिजिकल वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल और वर्ल्ड की ज्योग्राफी चली रही है, राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है, और इंडिया की ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में वो 28 क्वेश्चन दूसरे पेपर में आए, और उसके बाद में 15, 4, 3, इसका मतलब हुआ कुल मिला के 15 और 7 22 हो गए। तो 22 सवाल जो है अपने ज्योग्राफी से, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इतने सवाल आना, ठीक है। अपना हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 2016 में 15 और 22 यानी कुल मिला के 27 सवाल हिस्ट्री से आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री का भी हो जाता है। अपना इंडिया की तो एंशियंट वगैरह का चल ही रहा है, राजस्थान का हिस्ट्री मैंने कोई शुरुआत नहीं की है। राजस्थान की हिस्ट्री का अपना आईएएस प्री एग्जाम होने के बाद में ही सोचूंगा। और मैं एक चीज बता रहा था कि इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में से सवाल ज़्यादा आते हैं, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में से सवाल ज़्यादा आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं 3 घंटे की 2 पार्ट में एक क्रैश कोर्स करा दूंगा, उसमें से 70 से 80% सवाल आ जाएंगे। अगर 15 सवाल अपने मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो आप आराम से 12 सवाल उस लेक्चर को देखने के बाद में सॉल्व कर सकते हो। साइंस और टेक्नोलॉजी का पहले 12 था, उसके बाद में 15 और 13, यानी ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो कुल 150 सवाल हैं, इस तरीके से हमने पूरा बता दिया है। इनमें से एक चीज़ याद रखो कि अभी जो अपना आईएएस प्रीलिम्स का 3 जून को एग्जाम है, तो मैं अभी आईएएस प्रीलिम्स के फोकस के हिसाब से करंट अफेयर्स ज़्यादा फोकस करूंगा, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा कराऊंगा, उसके साथ में इकोनॉमिक्स जो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, और एनवायरमेंट और इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये मैं आईएएस प्रीलिम्स के एक हिसाब जो 3 जून को है, तो सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देने वाला हूँ वो करंट अफेयर्स पर, यानी करीब करीब 40 लेक्चर करंट अफेयर्स के कराने वाला हूँ, जिसमें अपनी स्कीम्स का अलग से होंगे, उसी में शामिल हो जाएंगे, जिसमें अपनी स्कीम्स भी शामिल हो जाएंगी। 10 लेक्चर स्कीम्स के होंगे, करीब करीब 20 लेक्चर्स अपने पिछले एक साल में जो जो घटनाएं घटी हैं इंपॉर्टेंट, उनका डिटेल एनालिसिस होगा। बाकी कुछ कुछ जैसे कि पॉलिटी में स्पेशल या इकोनॉमिक्स में स्पेशल है, उनका स्पेशल लेक्चर करंट अफेयर्स के नाम से ही कराया जाएगा। तो अभी तो आईएएस प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा उस हिसाब से। बाकी केटी सीरीज मेरी चली रही है। जम्मू कश्मीर का मैंने लेक्चर डाला था, आपने फर्स्ट पार्ट में तो रिव्यू दिए, लेकिन सेकंड पार्ट में आपका कोई खास रिव्यू नहीं रहा, आपने देखे ही नहीं। आपका मतलब ये प्रॉब्लम यही है कि मैंने जो अपना ये चैनल शुरू किया था, ये नॉलेज ऑफ ट्रुथ के ही लिए शुरू किया था। आपका सिलेक्शन होना या ना होना वो बात की बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह था कि आपको सही नॉलेज मिलनी चाहिए, आपको एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस वे में 360 डिग्री घूमते हुए सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। तो आप ऐसे लंबे लेक्चर्स को देखते नहीं हो और शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की कोशिश करते हो, तो शॉर्ट ट्रिक तो मैं बता नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है, अभी बात करते हैं अपने आरएएस बनने के लिए जो बुक्स आपके लिए यूज करनी चाहिए। दिल से दिल तक एपिसोड में बता चुका हूं। बाकी सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए अपना राजस्थान पत्रिका ले सकते हो आप, भास्कर समाचार पत्र यूज कर सकते हो, और प्रतियोगिता दर्पण आती है वो यूज कर सकते हो। बाकी सुजस पत्रिका आती है राजस्थान के लिए, वो आप यूज करना बेटर रहेगा, ठीक है। राजस्थान पत्रिका इसलिए बोला मैंने, राजस्थान पत्रिका बाकी जो न्यूज़पेपर है उनसे बेटर इसलिए है कि राजस्थान पत्रिका एक न्यूट्रल अखबार है, निष्पक्ष है, और राजस्थान पत्रिका एक तरीके से विपक्ष की भूमिका भी निभाता है, और वो पेड नहीं है। यानी पेड का मतलब आज के समय पे जितनी भी मीडिया है चारों तरफ उसे जितना एडवर्टाइजमेंट या पैसा मिलता है उसके हिसाब से वो अपनी न्यूज या खबरें फेक न्यूज चलाता रहता है। तो राजस्थान पत्रिका ऐसा नहीं करता है, इसलिए मैंने आपको राजस्थान पत्रिका का सजेशन किया। बाकी आपके घर में जो आता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अपने राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए आप सुजस पत्रिका। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति की। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे आसान बताया था कि एनसीईआरटी की जो 6 से लेके 8 तक की है वो आप यूज कर लीजिए। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि आपके पास अगर मिल जाए तो नीचे की तमिलनाडु की एनसीईआरटी की 11th 12th की बुक्स आती है, वो बुक आप यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ में आपके लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बताई थी। तो इस तरीके से एनसीईआरटी की 11th 12th की पुरानी पुस्तकें भी आप ले सकते हो।
अर्थशास्त्र के लिए बताई गई है एनसीईआरटी यूज करो। उसके अलावा आपके लिए एक पुस्तक बताई थी मैंने, प्रतियोगिता दर्पण, वो बहुत ही ज्यादा बेटर होती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। बाकी अपना लेक्चर सीरीज शुरू हो गई है, तो वैसे अगर किताबों में से समझ में नहीं आता है तो मेरी लेक्चर सीरीज में से तो पक्का समझ में ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करता हूँ और बिल्कुल हायर लेवल आईएएस लेवल तक के एग्जाम तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर मेरे लेक्चर हैं उनमें से जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा उस चीज के बारे में। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, इसके लिए राजस्थान के भूगोल के लिए अपनी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब आती है वो आप यूज कर सकते हो। हरिमोहन सक्सेना की आती है, उसका जो लेखक है। उसके अलावा राजस्थान अध्ययन की 9 से लेकर 12वीं तक की पुस्तक यूज कर सकते हो। राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था नाम से एक गरुड़ प्रकाशन द्वारा एक प्रकाशित होती है, वो भी यूज कर सकते हो। बाकी लाइब्रेरी जमाना एक आपकी हॉबी हो सकती है, मैं तो इतना ज्यादा बुक्स का सजेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं सारी बुक्स एक साथ में बता रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति। राजस्थान अध्ययन 9 से 12 तो इंपॉर्टेंट है ही। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए गरुड़ प्रकाशन की पुस्तक है। विरासत एवं संस्कृति के लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक प्रकाशित होती है वो आप यूज कर लेना। उसके बाद में अपना ये नीति शास्त्र और व्यावसायिक प्रशासन प्रबंध, ये मेंस में उपयोगी होता है, तो इसके लिए गरुड़ प्रकाशन और पेनोरमा के द्वारा पुस्तकें निकाली जाती है, पेनोरमा प्रकाशन के द्वारा, वो बहुत अच्छी पुस्तक है, वो आप यूज कर लेना। भूगोल के लिए अपना एनसीईआरटी यूज करो। एनसीईआरटी के साथ साथ में महेश बर्णवाल की आप पुस्तक ले सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं अपना भारतीय राजनीति। इसके लिए अपना एनसीईआरटी तो है ही एनसीईआरटी तो है ही, उसके साथ में एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्यव्यवस्था वाली पुस्तक आप ले सकते हो। लोक प्रशासन और प्रबंधन अवधारणा के लिए क्लास 11-12 में अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आती हैं। एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की लोक प्रशासन की पुस्तकें आती हैं और गरुड़ प्रकाशन और पेनोरमा के द्वारा आरएएस के स्पेशल निकाली जाएंगी, तो वो आप वहां से ले सकते हो। दो प्रकाशन बढ़िया काम करते हैं इस चीज के मामले में, गरुड़ प्रकाशन और पेनोरमा प्रकाशन। बाकी लच्छे वगैरह दच्छ वगैरह इनकी भी पुस्तकें अच्छी आती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो इतना ज्यादा आपको सजेस्ट नहीं करता बुक्स प्रकाशन वगैरह प्रकाशन वालों का, मैं तो आपको ज्यादा बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, आप कम बुक रखें। उसके बाद में सामान्य विज्ञान के लिए सबसे आसान है 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो ये पुस्तक मैंने आपके लिए बता दी है, और अब मैं कुछ आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ और आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो एक मोहनलाल जी हैं, उन्होंने मैसेज किया है, सर आप इतना सारा कैसे याद करते हो, नजर ना लग जाए आपको, बहुत अच्छा करवाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर जी। ये मोहनलाल जी ने मैसेज भेजा है। तो देखो, आपकी अगर चीजें समझ में आने लग जाती हैं, अगर आपकी समझ में आने लग गया, कोई टॉपिक समझ में आ गया, तो उसे याद करना आसानी होती है। अगर मैंने जेके जम्मू कश्मीर का विवाद जो बताया है, पहली बार उस लेक्चर सीरीज में वो जो 2 पार्ट हैं उनको देखिए, आपको डिटेल्ड में समझ में आ जाएंगे। दूसरी बार अगर उन्हें देखें तो उस समय नोट्स बना लें, उसके बाद आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूलेंगे उनको। मैंने जो बताया है कि भारत पाकिस्तान के 4 युद्ध कैसे कैसे हुए, उनके कारण क्या रहा, भारत चीन का युद्ध का कारण क्या रहा, और उनमें क्या क्या रिजल्ट रहे, तो ये पूरा पूरा रणनीति का जो होता है वो मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो मेन चीज है, याद नहीं रख पाता, मैं भी भुलक्कड़ आदमी हूँ, लेकिन अगर चीज समझ में आ जाती है मेरी में, अगर टॉपिक समझ में आ जाता है तो वो लाइफ टाइम लर्निंग हो जाती है। तो मैंने इसी हिसाब से अपना चैनल शुरू किया है, मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊं, ट्रिक्स यूज ना करूं। ट्रिक्स यूज करते हो तो एक छोटे टर्म के लिए रहती है, छोटे समय के लिए ट्रिक्स आपको अच्छा लगता है कि हाँ 10-5 मिनट में ये टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको समझना है, आरएएस और आईएएस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ट्रिक्स से दूर जाइए और वस्तुओं को, टॉपिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं खुद याद नहीं रख पाता हूँ डेट्स वगैरह को, लेकिन अगर वो समझ में आ जाता है वो टॉपिक, तो वो डेट्स भी याद हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो नजर तो नहीं लगेगी, अगर आपका साथ रहेगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोटा में गया था, तो कोटा की बहुत अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी, कोटा भ्रमण वाली। हाँ, और वो वहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए गया था, तो एक मनीष कुमार बैरवा जी, उन्होंने बोला है सर आप कोटा आए थे तो हमसे मिल लेते। ठीक है, अगली बार जब आएंगे तब मिल लेंगे, अभी तो नहीं। उसके बाद मैं एक वीडियो डालता हूँ, तो अभी एक सूर्य चौधरी नाम से एक आईडी है, तो वो हमेशा यही मतलब जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करते हैं और कमेंट भी करते हैं, सर मेरा पहला व्यू है, तो मैं उन्हें लाइक कर देता हूँ। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। उसके बाद में सिमरन साकला का मैसेज है, सर ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज होने चाहिए और बिना कोचिंग के आरएएस क्रैक कर सकते हैं, क्या कोई ज़रूरत पड़ेगी क्या कोचिंग की? तो देखो, मेरे हिसाब से तो बिना कोचिंग के ही आरएएस और आईएएस एग्जाम क्रैक किए जाते हैं। कोचिंग से तो बहुत कम केस होते हैं, जैसे कि 100 पोस्ट हैं, वो जैसे कि 1000 पोस्ट हैं अपनी आरएएस की, तो उसमें से कोचिंग्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 बच्चे ही क्रैक करेंगे। बाकी जितने भी बच्चे होंगे 900-800, वो बिना कोचिंग वाले ही होंगे।
फाइनल एक चीज याद रखना, ये कोचिंग वाले लास्ट में जब प्रचार निकालते हैं तो उन जो टॉपर्स होते हैं उनको खरीद लेते हैं, ये चीज तुम याद रख लेना इस चीज के मामले में। टॉपर्स जो होते हैं वो कोचिंग हो सकता है उन्होंने की होगी 3 साल 4 साल पहले, लेकिन उस समय उनकी कोचिंग नहीं की होती है, लेकिन टॉपर्स को लिए वो रुपए दे देते हैं। और टॉपर्स क्या है कि उनके जो उनका एडवर्टाइजमेंट होता है लोगों को पागल बनाने का काम, तो एक ही टॉपर 4-5 कोचिंग में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि 4-5 कोचिंग ने उन्हें रुपए दिए हैं फोटो छापने के लिए। तो याद रखना कि कोचिंग के बिना ही आप सक्सेस ज्यादा हो सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे सोर्स हैं, कोचिंग से कुछ नहीं होता। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं की है और मैं कभी किसी कोचिंग का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपके पास में पैसे ज्यादा हैं, कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो बेटर आप कोचिंग जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और सिर्फ ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता है इसमें, ठीक है। तो आपके भले ही 34% है या 35% है, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप कोचिंग किए बिना और अपनी पढ़ाई सुचारू रखिए और आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुंवर देवी सिंह इंडिया, ये इन्होंने मैसेज किया, इन्होंने पूरा का पूरा हिंदी में मैसेज किया है। सर आभार आपका इतने सुनिश्चित तरीके से पूरी विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन करने के लिए। श्रीमान जी, मैं पुणे यूनिवर्सिटी का अभियांत्रिकी विभाग का छात्र हूं जो वर्तमान में पुणे में ही जेडबलई आईआईटी जेडबलई की गणित का अध्यापन कराता हूं। लेखन मेरा रुचिपूर्ण रहा है, कविताएं व्यंग आदि रचनात्मक कार्य मुझे पसंद है। तो इन्होंने पूछा है कि सर ये 4-5 महीने में परीक्षा होने वाली है, तो मैं 5-6 घंटे पढ़ाई कर करके आरएस प्रीलिम्स एग्जाम पास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। देखो एक पॉइंट एक बिंदु सबसे पहले याद रख लीजिए कि आरएस और आईएएस एग्जाम एक शॉर्ट टर्म के एग्जाम नहीं होते हैं, इतना याद रखो। अगर आप ट्रिक्स यूज करके आरएस और आईएएस बन भी जाते हो, कोई जुगाड़ लगा के आरएस और आईएएस बन भी जाते हो, तो वो आपके लिए भी लॉन्ग रन में नुकसान करने वाला है और आपसे ज्यादा देश के लिए लॉन्ग रन में नुकसान करने वाला है। अगर आपको विषय वस्तुएं समझ में नहीं आई है, आरएस का स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया है, आरएस का व्यवहार करने का तरीका, आरएस का नीति शास्त्र समझ में नहीं आया है, आपको हिस्ट्री सही ढंग से समझ में नहीं आई है, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई है, ट्रिक्स पढ़ पढ़ के जल्दी से फास्ट तरीके से आपने आरएस कर भी लिया, तो आपको पूरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है आगे। आप तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेलोगे ही, साथ में आप अपने देश के साथ भी नुकसान करने वाले हो। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी लेके ना चलें। कोशिश अगर आप करोगे, 4-5 महीने टाइम है, आप कोशिश करोगे तो प्रीलिम्स तो एग्जाम पास कर लोगे, आसानी से कर लोगे, इतना ज्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन मेंस में प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से मैं जो अभी शुरुआत करने वाले हैं उनको बस यही सुझाव देना चाहता हूँ, लॉन्ग रन लेके चलें। आप इस वाले एग्जाम में पूरी मेहनत कीजिए सेलेक्ट होने की, लेकिन ये मत कोशिश कीजिए कि यही फाइनल है, इसी बार में होना है तो इसी बार में हो जाएगा, ट्रिक यूज करूं मैं, फास्ट रटूं, ये करूं वो करूं, ऐसे नहीं। लॉन्ग रन लेके चलिए और चीजों को बहुत गहराई से समझिए। जो मैंने कश्मीर विवाद बताया है, मैंने कम से कम 2.5 घंटे उस पर लेक्चर पे दिए हैं और मैंने उसमें 3 दिन तक रिसर्च करने के बाद में वो लेक्चर बनाया था, ठीक है। पहले भी मैं कश्मीर के बारे में पढ़ चुका हूं, लेकिन अभी 3 दिन तक लगातार रिसर्च किया था उस पर। तो उस लेक्चर को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी डीप नॉलेज लेनी है। अगर आप डीप नॉलेज लिए बिना आरएस बन जाते हो तो आप देश का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप कोशिश करिए, पढ़ाई कीजिए, आप 4 या 5 महीने 5-6 घंटे लगातार पढ़ाई करोगे तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर लोगे। मेंस में भी हो सकता है क्लियर कर लो, हो सकता है क्लियर कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी लॉन्ग रन की रहनी चाहिए। और लॉन्ग रन का मतलब ये हुआ कम से कम 1 साल तो आरएस की प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की तैयारी आपकी होनी चाहिए, सारी की सारी सब्जेक्ट क्लियर होनी चाहिए, एक एक बिंदु क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में आप आरएस बनो तो वही मजा है उसमें, ठीक है। बाकी तो आरएस बन जाओ जल्दी से तो उसमें कोई फायदा नहीं है। तो मैंने उनके लिए सुझाव दिया है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगले साल आरएस की तैयारी करें, अगले साल का प्लान करके आरएस की तैयारी करें, क्योंकि जल्दी में कुछ भी नहीं मिलता है, मिल भी जाएगा तो लेकिन वो लॉन्ग रन में आपको नुकसान करने वाला है। ऐसा नहीं है कि तो फिर मेरे हिसाब से आप लॉन्ग रन की या लंबे समय की रणनीति लेके चलें ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। और यह एक ही चीज याद रखना, कभी भी किसी भी विषय वस्तु को समझना, किसी भी टॉपिक को समझना, किसी भी सब्जेक्ट को समझना बहुत जल्दी का काम नहीं होता है, बहुत डिटेल्ड का काम होता है और लंबा समय लगता है। अगर फास्ट कर रहे हो तो उसमें आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आगे चलता हूं। सर मैं दिल से बोलता हूं कि यू आर द बेस्ट, आपके जैसा समझाने वाला हमको अभी तक कोई नहीं मिला। इतना अच्छे से आप डील करते हो, पता ही नहीं चला कि 40 मिनट का वीडियो कैसे खत्म हो गया है। ये शिवम कुमार ने मैसेज किया है, बहुत धन्यवाद आपके लिए। उसके अलावा एक प्रवीण कुमार का मैसेज आया है, सर करंट अफेयर्स लास्ट कितने मंथ का प्रिपेयर करना होता है, दिल्ली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि करंट अफेयर्स नॉर्मली 1 साल का पूछा जाता है, बाकी सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स की तैयारी करें। इसका मतलब ये करंट अफेयर्स को अभी भी हो सकता है, पिछले 5 साल का भी पूछा जा सकता है, पर 1 साल से ही ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आईएएस में भी ऐसा ही लिखा है कि करंट अफेयर्स जो है वो नॉर्मली करंट है, आजकल जो चल रहा है 5-6 महीने का वही पूछा जाएगा। लेकिन आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले साल
4 या 5 सवाल ऐसे पूछे गए थे जो 5 या 6 साल 7 साल पहले घटित हुए थे। तो करंट अफेयर्स का भी क्राइटेरिया अब बदल गया है। फिर भी आप 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार कर लें तो बेटर रहेगा। मैंने आपके लिए बुक्स बता दी हैं। प्रतियोगिता दर्पण नहीं लेना चाह रहे हो तो उसके अलावा अपना दृष्टि आईएएस की इंडिया के करंट अफेयर्स के लिए बुक्स है। उसके अलावा मैं प्रीलिम्स एग्जाम से पहले कोशिश कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स के 40 लेक्चर बना दूं ताकि उसमें से ज्यादातर सवाल आ जाएं आईएएस लेवल में। वो आरएस में तो ऑटोमेटिक काम आने वाला ही है। राजस्थान का करंट अफेयर्स बना नहीं पाऊंगा, अभी बाद में देखेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो उसके लिए सुझाव पत्र का आपको यूज करनी है। दिल्ली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ दिल्ली आगरा मुंबई कहीं के भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य के हो, 29 राज्यों के कोई भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं अपने राजस्थान में। वो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। मीनू चौधरी जी का कमेंट है, सर जी आप किसी भी तरीके से पढ़ाएं, आपका नॉलेज डिलीवर करने का वे बहुत ही बेस्ट है। आई एम कंफर्टेबल इन क्लासरूम वे एंड आल्सो द अदर वे। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा मेरे मन की बात कही है। मैं अपने मन से पढ़ाऊं तो ज्यादा बेटर है। बाकी तो आप जो बीच बीच में कमेंट करते हो, सर ये सब्जेक्ट करा दो, ये सब्जेक्ट करा दो, ये सब्जेक्ट करा दो, नहीं ऐसे नहीं करा सकता मैं, फास्ट वे में नहीं करा सकता मैं। अगर कोई लेक्चर बनाना चाहता हूं तो उसे लॉन्ग रन के हिसाब से बनाना चाहता हूं। अभी तो क्या है कि ट्रिक्स यूज करके नहीं बना सकता मैं उस तरीके के लेक्चर बनाना चाहता हूं जो आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक लगातार विद्यार्थी यूज करते रहें। अगर मैं ज्वालामुखी पढ़ा रहा हूं तो ज्वालामुखी बीए वाला बच्चा भी पढ़ सके, उसमें से आरएस की तैयारी करने वाला भी बच्चा पढ़ सके, आईएएस की तैयारी करने वाला। अब मैं ट्रिक यूज करके भी चट्टाने पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे चट्टाने डिटेल में पढ़ानी है जो कि आप मेंस के एग्जाम में लिख सको। तो मैं हर टॉपिक को खुद डिटेल्ड में पढ़ता हूं पहले और उसके बाद में आपके साथ में उसे शेयर करता हूं जो जो मुझे बातें शेयर करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में शिषपाल भास्कर जी का मैसेज है, औसम सर, और आप एक रियल टीचर हैं जो स्टूडेंट को लाइव एंड प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं हो आप। औसम सर, और आप एक रियल टीचर हो जो स्टूडेंट को लाइव एंड प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हो। आपका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आप स्टूडेंट के दिल की बात सच में बिना कहे समझ जाते हैं। गुड लक एंड वंस अगेन नाइस सुपीरियर एंड जीनियस। तो इन्होंने बोली है स्टूडेंट के मन की बात आप बिना कहे समझ जाते हो। देखिए ये मेरे शुरुआत से ही रहा है कि जब मैं चीज़ों को कोचिंग्स में या स्कूल्स वगैरह में जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे टीचर तो हवाई हवाई बातें करता था, कुछ अलग ही चीज़ें पढ़ाता था और मेरा क्लास में मन नहीं लगता था। जब मैं उसके घर आके कोई 2-3 किताबों में उसे रिसर्च करके पढ़ता था तो मुझे वो आसानी से समझ में आ जाता था। फिर मैं सोचता था कि यार ये टीचर इतनी हवाई बातें क्यों कर रहा था जिसका हमारे रियल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि ये टॉपिक तो बहुत आसान है। कोई भी टॉपिक बहुत ही आसान होता है, हर चीज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत आसान होती है बस। लेकिन अब क्या होता है, टीचर्स को खुद को नॉलेज नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। एक्चुअली में टीचर्स की गलती नहीं है, गलती एजुकेशन सिस्टम की है। टीचर्स ने भी रटा है, ठीक है, टीचर्स ने रटा है तो वो रटाफिकेशन को आगे बढ़ा देते हैं उसे, ठीक है। तो मेन बात ये है कि मैं शुरू से ही इस बात पे रहा हूं कि अगर चीज सिंपल है तो उन्हें सिंपल वे में ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड इजी। तो मेरा ये बहुत ही ज्यादा एक किस प्रिंसिपल है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ये मेरा तरीका है कि बहुत आसान तरीके से चीजों को समझाया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रसून शर्मा का। हेलो सर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ केटी सीरीज वाज वेरी वेल स्क्रिप्टेड, प्लीज कंटिन्यू विद दिस सेम फॉर्मेट and keeping RS mains in mind, you can include some question which may be asked in main exam in the last part of the video. We can also give our opinion in the comment section and a healthy discussion can be conducted and evaluated by you as well. एनीवे थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, राम राम साहब, ठीक है। तो ये अपनी केटी सीरीज के लिए उन्होंने बोला है। देखो केटी सीरीज हो सकता है आपके प्रीलिम्स में काम नहीं आए, लेकिन 2 चीजों में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। एक तो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपने कश्मीर वाला मेरा जो लेक्चर देख लिया है उसके बाद में आप किसी भी टीचर को, किसी भी स्टूडेंट को बायकाट कर सकते हो, उसे हरा सकते हो कश्मीर इश्यू पे। मैंने इसलिए वो कश्मीर वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, जैसे कि मैं आगे बनाने वाला हूं। करीब मैंने 40-45 लेक्चर का डिजाइन करने का सोचा है। आरक्षण का मुद्दा बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। आजकल आपके पास में फेक न्यूजों की बाढ़ चल रही है आरक्षण के मामले में। मैं आरक्षण पर एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तब आपकी एक एक बिंदु समझ में आ जाएगा कि आरक्षण की हिस्ट्री क्या है, क्या वैदिक समय से आरक्षण चला आ रहा है, तो मैं पूरा उसमें बताऊंगा ना। उसके बाद में आप एकदम छोटी छोटी बातों पर जो हाइपर हो जाते हो, गुस्सा करने लगते हो फेक न्यूज पढ़ के। अगर कोई दलित है तो वो दलित क्या करता है, वो सवर्णों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कोई सवर्ण है तो वो दलितों के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन आपको जब एक्चुअल में सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा ना, तब आप ऐसा नहीं करोगे, आप गुस्सा करना बंद कर दोगे, हाइपर होना बंद कर दोगे। आजकल प्राइवेट न्यूज चैनलों में क्या चल रहा है, प्रोपागेंडा चल रहा है, लोगों को झूठा प्रचार के थ्रू बरगलाया जा रहा है, आपके दिमाग में जबरदस्ती एजेंडा फिट किए जा रहे हैं। तो मैं आपसे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप प्राइवेट न्यूज चैनल ना देखें, बिल्कुल ना देखें। प्राइवेट न्यूज चैनल देखना है डीडी न्यूज देखें, उसके अलावा राज्यसभा देखें, उसके अलावा लोकसभा टीवी आप देख सकते हो। राज्यसभा टीवी बहुत अच्छा प्रोग्राम देता है, ठीक है।
तो ऐसे मैं बता रहा था केटी सीरीज में, अभी तो कश्मीर वाला बना दिया है, आरक्षण वाला बनाऊंगा, हिंदू धर्म का, आतंकवाद का, चाइना के बारे में बहुत सारी एक तरीके से रहस्य छुपे हुए हैं, तो वो चाइना का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, इंडियन आर्मी के बारे में बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, केटी सीरीज के ही अंदर बनाऊंगा। तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, 7 7 8 8 10 10 दिन में कभी कभी जैसे टाइम मिलेगा तो मैं एक एक लेक्चर बना दिया करूंगा 2 2 घंटे का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, लाइफ में यूजफुल होने वाला है, और उसके साथ में आपके मेंस और इंटरव्यू में आप बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगे अगर केटी सीरीज आप देख लोगे तो। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि आप कुछ सवाल भी बता दिया करें लास्ट में, जैसे कि कश्मीर वाला है तो उसमें फिर पुरानी ईयर्स में कुछ सवाल आए होंगे कश्मीर से मेंस रिलेटेड, तो वो बता दिया करें, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ऐड करने की। ठीक है, उसके बाद में एक सुनील खंडा जी हैं, उन्होंने बोला सर जी आज की केटी सीरीज का ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे मुझे बहुत सी नई जानकारी मिली है, आप इसी तरह से आगे भी नए टॉपिक्स लें और इसी आप इसी तरह के आप इसी तरीके से आगे भी नए टॉपिक्स लिया करें, ऐसे मैं आशा करता हूं। आज का टॉपिक पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से उन्होंने कमेंट किए, बाकी बहुत सारे कमेंट हैं मैंने आज ऐड नहीं कर पाया। ठीक ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बाद में डिटेल बताया कि पुरानी ईयर्स में कौन कौन सी विषय में से कितने कितने सवाल आए हैं। तो अपना मैथ रीजनिंग का 2016 में 21 सवाल आए थे, जनरल स्टडी नॉर्मली जीके जिसे बोल सकते हो, नॉर्मल जीके जिसे बोल सकते हो, लूसेंट वगैरह से आती हैं, वो 11 सवाल आए थे। करंट अफेयर्स के 21 सवाल आए थे, करंट अफेयर्स का मैं कराऊंगा। और अभी आप अपना जो फोकस रहेगा आईएएस प्रीलिम्स के हिसाब से रहेगा 3 जून तक का, उसमें करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान रखूंगा, इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा, ज्योग्राफी पॉलिटी और एनवायरमेंट इकोलॉजी इन पे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आईएएस के एग्जाम में मोस्टली 50% के आसपास सवाल जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आते हैं, तो अभी मैं करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान दूंगा। और एक मेरी केटी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक चलते रहेंगे, मैंने आपको लिए बुक्स बता दी हैं और आपके कमेंट भी पढ़ दिए हैं। आशा करता हूँ ये आपको दिल से दिल तक एपिसोड नंबर 4 पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। राम राम साहब, धन्यवाद।